हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा और आज भी शेयर मार्केट में आप देख रहे होंगे कि भारतीय शेयर बाज़ारों में थोड़ी सी उठापटक देखने को आपको मिलेगी। वो सिंपल सी बात है, अमेरिका में जो इलेक्शन हुए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप को ही वापस से कुर्सी मिली। और जब उनको कुर्सी मिली है तो सिंपल सी बात है, उन्हें पता है कि भारत, पहली बात तो अमेरिका में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट वापस से री इलेक्ट होके आ रहा है, जिसकी वजह से इलॉन मस्क, चूंकि ट्रंप जी के साथ में थे, तो इलॉन मस्क ने क्या किया, काफ़ी कैंपेनिंग करी, सपोर्ट भी किया। वो बंदा पहले से ही सपोर्ट करता था। अभी टेस्ला की आप जाके शेयर देख सकते हो कि क्या बम्पर तेजी देखने को मिली। कल के दिन डाउ जोन्स की बात करें या फिर नेस्डेक की बात करें, बम्पर तेजी 3% से लगा के 2-3% के आसपास की तेजी वहाँ पर देखने को मिली। देखिए, जब भी एक पावरफुल लीडर की किसी भी कंट्री में वापसी होती है तो शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से उस कंट्री का ऊपर जाता है। वो चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। इंडिया में भी यही होता है, जब करंट गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो, जब री इलेक्ट होकर के आते हैं तब इंडिया का मार्केट आप देखते होगे कितना चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चूँकि करंट में बीजेपी को 30 सीटें केवल कम मिली, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उथल पुथल वाली सिचुएशन में। अदरवाइज मार्केट तो देखिए ऑल टाइम पे बैक टू बैक हाई लगा रहा है। ठीक है, अब वापस से ऐसा लगता है कि 26,000 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यही सोच के देखो, अगर इनको 400 के पार सीटें मिल जाती बीजेपी को, तो यकीन माना हो सकता था निफ्टी 50 यहाँ से 50,000 के पार होता। तो होता क्या है कि जैसे अमेरिका में जो ट्रंप साहब आ गए हैं तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक्चुअली वो एक ऐसा बंदा है जो डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। अब रादर देन कि एफआईआई निकल के दूसरी कंट्री में अपने पैसे को डाइवर्ट करें, जब उन्हीं की कंट्री में आप अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, तो ऐसी सिचुएशंस में लोग कोशिश करेंगे कि उन्हीं की कंट्री में पैसा डालें। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया के मार्केट में आपको पैनिक देखने को मिले, या हो सकता है बहुत इस स्टॉक स्पेसिफिक आपको कुछ गिरता हुआ देखने को मिले। पर इंडिया का आईटी सेक्टर चूंकि अमेरिका से ही ड्रिवन होता है, तो अब इंडिया का आईटी सेक्टर में बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। आईटी सेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जो लोग सेक्टर बेस्ड फंड्स के अंदर जनरली टारगेट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आ रहा है कि डिफेंस सेक्टर का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद में चूंकि अमेरिका पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता है, तो लड़ाइयाँ कम होंगी, तो डिफेंस इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, पर गिरेगा नहीं इतना कुछ खास, क्योंकि कंपनियां बनाना प्रोडक्ट बंद नहीं कर देंगी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आर&डी चलती जाएगी और डिफेंस इक्विपमेंट बनते जाएंगे। तो डिफेंस सेक्टर का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फार्मा सेक्टर का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आने वाले एक साल में काम कर सकता है, और ये मैं पिछले काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने पास्ट में, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो भी आपको पता होगा, मैंने बोला था टेस्ला, अगर ट्रंप साहब की वापसी होती है तो टेस्ला अच्छा जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए टेस्ला का शेयर आप देख सकते हो कल के दिन 13-14% का ऊपर हाई मारा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे कमाना चाहते हो तो ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इनका अगर आप बेनिफिट उठा सकते हो तो उठा सकते हो। पर फिर भी चूंकि अगर आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, तो इन सब चीज़ों से आप दूर हटके सिंपल सा एक चीज़ फॉलो रखें और फोकस रहें उसी चीज़ पे। जैसे कि अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो किसी भी अच्छे फंड को पकड़ के, किसी भी अच्छे अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते चलो। नो मैटर व्हाट की सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि आपको एसआईपी करनी है या आपको लमसम करना है। तो लॉन्ग टर्म में तभी आपको एक अच्छी पैसे को जनरेट कर सकते हो। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और इस फंड को चर्चा करने की वजह दो हैं। एक तो पराग पारिक जो एएमसी है, बहुत तगड़ी एएमसी है। तगड़े से मेरा मतलब है कि बहुत ताबड़तोड़ तरीके से मैनेजमेंट इनका कम फंड्स के लिए जाना जाता है, यानी कि बहुत कम फंड्स के साथ ही आते हैं और रिटर्न देने में ये इनकी महारत हासिल है। एक तरीके से रिटर्न कहीं ना कहीं ये फंड स्टेबल कैटेगरी में देता है, चूंकि पैसा आपका इक्विटी के अंदर लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। तो इस चीज़ को भी आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चलें। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फंड को लाने का मतलब, चूंकि अमेरिका में देखिए मार्केट में नेस्डेक और डाउ जोन्स बैक टू बैक हाई लगा रहे हैं, तो अगर हो सकता है किसी न किसी बंदे का ये मूड हो सकता है कि चलो अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, तो जनरली लोग चले जाते हैं इंटरनेशनल फंड्स को उठाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को भी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कंसीडर कर सकते हो, या वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, या ट्रैक कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि इनका थोड़ा बहुत स्टेक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी है। कहीं ना कहीं फेमा के गाइडलाइंस की वजह से, अभी जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत मैक्सिमम पैसे कुछ जो बड़े बड़े एफआईआईज और एनआईआईज हैं बाहर की कंट्री में पैसे नहीं डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एटलीस्ट उनको फ्री हैंड दे कि वो बाहर की कंट्री में भी पैसे डाल पाएँ। अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं, और डेफिनेटली गवर्नमेंट लाएगी भी चेंजेस, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ कहीं ना कहीं एक स्टेबल माइंड के साथ आगे चलती है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ें, एकदम से किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर ना आए।
तो अभी आपके सामने बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। नेट एसेट वैल्यू को देखो तो 86 रुपये का है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 35% का है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 20% का CAGR है। 5 साल में 25% का है। 3 साल में बात करेंगे 17% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो ये सारे इतने चेंजेस इकोनॉमी में चलते रहते हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन के साथ ही रिटर्न बनता है इक्विटी मार्केट के अंदर। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसको तीसरा नंबर मिला हुआ है। राज मेहता, राजीव ठक्कर, रुकुन ताराचंदानी एंड मानसी कारिया, ये लोग आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जबकि काफ़ी ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से जिन्होंने पिछले 3 महीने में बात करें तो कुछ खास रिटर्न या निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वहीं इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने पिछले 3 महीनों में ही 5% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट ऐसी स्कीम्स हैं जो केवल साल भर में 5.5% ही रिटर्न आपको जनरेट करके देते हैं। 6 महीने में बात करेंगे तो 11% का एब्सोल्यूट है। 1 साल में 35% का, 3 साल में देखिए 61% का रिटर्न। 5 साल में 2 गुना पैसे को किया, 10 साल में 4 गुना पैसे को किया, 4.72 टाइम्स। रिस्क, जैसा कि मैं आपसे बात करता हूं, हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए मार्केट के अंदर आपको। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की चर्चा कर रहा हूं। आप चाहें आप डायरेक्ट ग्रोथ के साथ रहो या फिर आप रेगुलर स्कीम के साथ रहो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपके पैसे को मैनेज कितना अच्छे ढंग से किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो फंड मैनेजर है या जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो किस तरीके से आपका रिस्क एपेटाइट है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। 82,441 करोड़ का असेट साइज है। वो सिंपल सी बात है, इस वजह से मैं बताना चाहूँगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। सपोज दैट आपने किसी फंड में 1 करोड़ रुपए डाल दिया और केवल 1 ही साल रुके तो क्या फ़ायदा। वही अगर आपने केवल 10-20 लाख रुपए ही डाला किसी फंड के अंदर और वहाँ पर अगर आप 30-35 साल टिक गए तो सबको तोड़ फाड़ के रिटर्न वो तगड़ा दे ही देता है बना के। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा डालते हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना टाइम देते हो किसी फंड को। 0.63% का एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चलते हैं। 0.65% का बहुत छोटा सा ये अपने पास कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी 500 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। और एग्जिट लोड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कहानी लिखी हुई है। अल्टीमेटली कहानी सिर्फ यही है कि अगर आप 2 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो उस केस में अलग से आपसे 2% तक, जी हाँ अप टू 2% तक आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जा सकता है। चूँकि अभी जो कि बैक टू बैक अमेरिका के अंदर जो फेड की अब जो मीटिंग होगी, कल शायद फेड की भी मीटिंग है, तो कल है या शायद आज फेड की मीटिंग, आज ही कल में है फेड की मीटिंग, तो वहाँ पर अब बैक टू बैक रेट कट भी आ सकते हैं, ऐसा मार्केट का मानना है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में फाइनेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से अच्छा काम करेगा। तो फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 29% स्टेक इनका फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अगर रेट कट अमेरिका में बैक टू बैक आते हैं तो आप ये मान के चलना इंडिया भी कहीं ना कहीं रेट कट लेकर के आ सकता है। कैन भी लगा रहा हूँ, शैल भी या विल भी नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि सकते हैं, डाउट है, ठीक है। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में अगर रेट कट आता है इंडिया के अंदर एज वेल एज अमेरिका के अंदर तो फाइनेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये फंड ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दे सकता है। अगर इसके अपोजिट हो गया तो उतना ही गिर भी सकता है। तो ये चीज़ आप लेकर के चलें। इसके बाद सबसे बड़ा स्टेक इनका सर्विसेज में है, फिर टेक्नोलॉजी में है, एनर्जी में है, ऑटोमोबाइल में है, मटेरियल में है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है। देखिए किसी फंड मैनेजर को पसंद आता है फाइनेंस, किसी फंड मैनेजर को पसंद आता है कैपिटल गुड्स, किसी फंड मैनेजर को टेक्नोलॉजी पसंद आ सकता है, किसी फंड मैनेजर को हेल्थ केयर पसंद आ सकता है। डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर किस विचारधारा का व्यक्ति है। इंश्योरेंस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका स्टेक पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बैंक के अंदर पैसा गया है वो है HDFC बैंक, करीब करीब 8%, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, SCL टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, मेटा प्लेटफॉर्म, कोटक महिंद्रा बैंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन US, जो ये माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना होगा ना, MS ऑफिस वगैरह जो देता है या लैपटॉप्स वगैरह भी जिसके आते हैं, मतलब जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय रहता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा पैसा किया है। और ये नेस्डेक और डाउ जोन्स के अंदर लिस्टेड कंपनियां हैं। अल्फाबेट यानी कि ये गूगल है, अमेजॉन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्फोसिस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, MCX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, CDSL, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, इप्का, इंद्रप्रस्थ गैस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी ये रखते हैं अपने पास, NMDC, इकरा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, EID पैरी, यूनियन बैंक, UTI, AMC, महाराष्ट्र स्कूटर्स, निफ्टी 50, स्वराज इंजन्स, एक्लिया सॉल्यूशंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, PI इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बंधन बैंक, DLF, बायोकॉन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, IDFC लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है। JM फ्लेक्सी कैप पर भी आप नज़र रखना। अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को देख रहे हैं या कंसीडर करने की चेष्टा कर रहे हैं तो JM फ्लेक्सी कैप का भी इससे पहले आप रिव्यू चेक करना। HDFC फोकस्ड 30 फंड को भी आप रिव्यू चेक करना और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इनका भी रिव्यू आप चेक कर सकते हो। क्वांट के फ्लेक्सी कैप का भी आप रिव्यू चेक कर सकते हो। और इसके बाद रिव्यू कहाँ से चेक करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एक मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट पर गौर करना, विचार करना, उसको स्क्रॉल करना, थोड़ा सा टाइम लेना
उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके अपना नेक्स्ट स्टेप आप लेना। PPFAS म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 93,683 करोड़ का इनका सेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल ये 11 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि चरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।